बांस और लकड़ी से बना विमान। शीलापुर गांव में राकेश नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता था। उसे मशीनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी, लेकिन वो स्वभाव का बहुत ही अड़ियल था। जब उसका मन करता वो काम करता, जब उसका मन नहीं करता तो वो कोई भी काम नहीं करता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, अरे बेटा, कब तक ये छोटे मोटे काम पकड़ता रहेगा? टिक कर कहीं काम करेगा कि नहीं? तेरी शादी भी करनी है, तुझे घर बसाना है रे। क्या माँ, काम करता तो हूँ मैं। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। राकेश अपनी माँ को लेकर शहर के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। राकेश ये सुनकर परेशान हो जाता है। मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा? इतनी तो हमारी ज़मीन भी नहीं है कि उसे बेचकर 10 लाख रुपए मिल सकें। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करके दुखी मन से गांव वापस आता है। तभी अचानक अगले ही दिन शीलापुर के ऊपर से एक विमान उड़ता हुआ खराब हो जाता है और विमान का पायलट उसे शीलापुर के पास वाली सड़क में उतार देता है। राकेश भी गांव वालों के साथ उस विमान को देखने जाता है और इधर विमान का पायलट परेशान हो जाता है। ओहो, बाल बाल बचे। ये तो शुक्र करो कि यहाँ पे सड़क मिल गई, वरना हम लोग तो क्रैश ही हो जाते। पता नहीं इसके इंजन में क्या हो गया। तभी राकेश आगे जाकर विमान के पायलट से बात करता है। सर, क्या मैं इसका इंजन देख सकता हूँ? और राकेश देखते ही देखते उस विमान का इंजन ठीक कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लो मेरा फ़ोन नंबर। अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन अवश्य करना। और पायलट विमान को उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राकेश पायलट से मिलकर अपनी माँ के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन पायलट उससे कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है। तभी राकेश को पता लगता है कि उसके गाँव में एक प्रतियोगिता है जिसमें लकड़ी की तरह तरह की चीज़ें बनानी है और जीतने वाले को 10 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। ये सुनकर राकेश को एक आइडिया आता है। वो लकड़ियों से एक विमान बनाता है और पायलट से उस विमान को चलाने के लिए एक इंजन की मांग करता है। राकेश लकड़ी के विमान को उड़ाकर प्रतियोगिता जीत जाता है और उसे इनाम में 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिनसे वो अपनी माँ का इलाज कराता है। और वो पायलट को इंजन वापस करके उसका धन्यवाद करता है। अरे नहीं राकेश, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने एक समय पे मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद की, हिसाब बराबर। और राकेश अपनी माँ के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगता है और मेहनत से काम करना शुरू कर देता है। ये हुई ना बात, मेरा अच्छा बेटा। अगर पहले ही समझ जाता तो आज कितना अच्छा होता बेटे। रामकिशन शहर में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। वो वहाँ पर एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। रामकिशन के गांव में पुरखों की जमीन भी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहा करता था। लेकिन एक दिन जिस फैक्ट्री में रामकिशन काम कर रहा था वो फैक्ट्री बंद कर दी गई। रामकिशन की नौकरी चली गई। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? हम गांव चले चलते हैं। वहाँ पर पुरखों की जो जमीन है यूं ही पड़ी है, जाकर उसमें कुछ खेती बाड़ी करते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या हम खेती कर पाएंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम किसान की औलाद हैं, हमारे नस नस में खेती बसी है। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे और सब करने लगेंगे। रामकिशन अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और अपने उजाड़ पड़े घर की साफ सफाई कर कर उसमें रहने लगता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आते हैं। काका राम राम। अरे राम राम रामकिशन, कैसे हो बेटा? बड़ा अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। भैया अपनी पुरखों की जमीन जायदाद संभाल लो। हाँ काका, सोच तो यही रहा हूँ कि अब गांव में ही रहूँ, लेकिन काका खेती के लिए पानी तो चाहिए होगा ना? अरे बेटा, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी जमीन के उस कोने पर एक हैंडपंप है। हाँ काका, मैं देखता हूँ जरा जाकर उसको। वो बांस का हैंडपंप देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी बांस का हैंडपंप देखा ही नहीं था।
हैंडपंप की साफ सफाई करने के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाकर उसके साथ उस हैंडपंप की पूजा करता है। पूजा खत्म होने के बाद रामकिशन अपनी पत्नी से कहता है, राधा, सबसे पहले हैंडपंप तुम चलाओ, शायद तुम्हारे हाथ लगने से हैंडपंप से पानी निकल आए। ठीक है, तुम कहते हो तो पहले मैं ही चला देती हूँ। राधा जैसे ही हैंडपंप चलाती है, थोड़ी देर हैंडपंप चलने के बाद उसमें से चमकती हुई चीजें बाहर निकलने लगती हैं। रामकिशन ये देखकर हैरान हो जाता है कि हैंडपंप में से पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे थे। अरे ये कैसा चमत्कार है, हैंडपंप में से तो पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है तुम्हारे पुरखों ने सारा खजाना यही दबा रखा था। देखो कैसे सिक्के निकल रहे हैं। हाँ राधा, लगता तो ऐसा ही है। लाओ मैं हैंडपंप चलाता हूँ। और काफी देर चलाने के बाद उसमें से सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ हीरे मोती और जवाहरात भी निकलते हैं। सोना चांदी निकलने के बाद हैंडपंप में से पानी भी निकलता है। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं। मैं आप पुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब गांव में ही रहूँगा और आपकी पुरानी शान और शौकत को फिर से कायम करूँगा। और इस तरह जमीन के कोने में खड़ा हुआ बांस का हैंडपंप रामकिशन के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ, जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। कुत्तों का ट्रक। चंपक कुत्तों को पकड़ने वाला ट्रक चलाता था। उसका ट्रक सरकार ने उसे इस काम को करने के लिए दिया था। महीने में 2 बार उसे करीब 50 कुत्ते पकड़कर इंजेक्शन लगवाने के लिए दफ्तर ले जाने होते थे। चंपक कुत्ते पकड़ने में माहिर था और वो आसानी से खतरनाक और खूंखार कुत्ते पकड़ लेता था। इसलिए दफ्तर में सब लोग उसकी बात मानते थे। एक दिन उसके ऑफिसर ने उससे कहा, अरे चंपक, शहर के पास बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे से कुत्तों के काटने की बहुत शिकायतें आ रही है। तुम वहां चले जाओ और कुत्ते पकड़ कर ले आओ। अरे साहब, इतनी दूर? अगर कई दिन लग गए पकड़ने में तो मुझे कुछ दिन वहीं रहना होगा। इसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे, पर पहले कुत्ते तो पकड़ कर लाओ। चंपक बेलापुर चला गया। अरे ये बेलापुर तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ कुछ दिन तो रहूँगा ही रहूँगा। चंपक ने वहाँ रहना शुरू किया, पर वहाँ उसने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। एक दिन वहाँ का सरपंच चंपक के पास आया। अरे भाई चंपक, तुम्हें यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, तुमने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अफसर का मुझे फ़ोन आया है, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। अरे जल्दी क्या है सरपंच जी, अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोग चिंता ना करें, मैं सभी कुत्ते पकड़कर ले जाऊँगा। अरे बेटा, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं। अच्छा, पकड़ता हूँ, पर आपको मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या कहा? हमें कुछ देना होगा? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सरपंच जी, आपके यहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार और तेज हैं। इन्हें पकड़ने के लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें तो ये काम जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर हम तुम्हें पैसे ना दें तो फिर कुछ दिन और रहिए इन कुत्तों के बीच। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कल ही कुत्ते पकड़ने होंगे। अगले दिन सुबह ही सरपंच चंपक के पास आ गया। आइए सरपंच जी, पैसे लाए हैं ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देगा कोई और ही। अरे कोई भी दे, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तभी चंपक का अफसर वहाँ आ गया और उसने चंपक की खूब डांट लगाई। चंपक, ये लालच में पड़कर तुमने जो काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। हमें एक और आदमी मिल गया है जो कुत्ते पकड़ने में तुमसे भी ज्यादा तेज है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी रिश्वत नहीं मांगूंगा। और चंपक ईमानदारी से अपने काम करने में लग गया। जादुई इडली मशीन। चंदनबाड़ी गांव में रामू अपनी माँ बिमला के साथ रहता था। दोनों का एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं था।
रामू की माँ बिमला बहुत अच्छी इडली बनाती थी और पास के शहर में जाकर बेच दिया करती थी। इसी से दोनों का गुजर बसर चल रहा था। उनकी इडलियां स्वाद होने के कारण एकदम बिक जाया करती थी। एक दिन रामू की माँ की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार आ गया। विमला ने इडली बनाने के बाद रामू से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, आज शहर जाकर तुम्हें ही इडली बेचनी होगी। हाँ माँ, आप आराम करो, मैं शहर जाकर इडली बेचूंगा। रामू इडलियां लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। शहर जाकर जैसे ही रामू इडली बेचने लगता है, तभी उसे एक बुढ़िया नजर आती है जो सभी दुकानों में जा जाकर खाना मांग रही थी, लेकिन उसे कोई खाना दे नहीं रहा था। तब वो बुढ़िया रामू के पास आई और उसने रामू से कहा, अरे बेटा, बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे बेटा। हाँ हाँ माताजी, ये लीजिए, इडली खाइए। और रामू ने उस बुढ़िया को इडली दी। अब रोज बिमला इडलियां बनाती और रामू से शहर ले जाकर बेच देता, लेकिन साथ ही वो उस बुढ़िया को भी खाने को दिया करता था। एक दिन जब रामू शहर जाकर इडलियां बेच रहा था, तभी बहुत तेज तूफान आया और उसकी सारी इडलियां खराब हो गई। तूफान थम जाने के बाद रामू जोर जोर से रोने लगा। नहीं, मेरी सारी इडलियां खराब हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसे रोता देख अचानक वो बुढ़िया वहाँ आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, परेशान हो? रामू ने उसे सारी बात बताई। रामू की बात सुनते ही बुढ़िया ने उसे एक मशीन दी और कहा, लो बेटा, इस यंत्र से जितनी चाहो उतनी इडली निकाल सकते हो। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप जितनी चाहो उतनी इडली तुम्हें देगी। आप कौन हैं? रामू के ऐसा पूछते ही वो बुढ़िया एक देवी में बदल गई और उसने रामू से कहा, मैं स्वर्ग लोक की देवी हूँ। धरती पर सबकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। हर कोई पापी निकला, बस तुम ही मन के एकदम साफ निकले, इसीलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए। रामू को आशीर्वाद देकर देवी माँ वहाँ से गायब हो गईं। जादुई इडली मशीन के कारण रामू का इडली का कारोबार काफी चल निकला और उसने शहर में एक बहुत बड़ा होटल खोल लिया। लेकिन उसने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा, क्योंकि इसी सेवा के कारण ही तो उसे जादुई इडली की मशीन मिली थी। सीमापुर गांव में मोहन नाम का एक हलवाई था। उसकी मिठाइयाँ और पकवान बहुत ही मशहूर थे। एक दिन उसके दोनों बच्चे स्कूल से वापस उसकी दुकान पर आते हैं। पापा पापा, आज पिंकी को क्लास में डांट पड़ी। और पापा, आज रिंकू को भी खूब डांट पड़ी है। ठीक है, तुम लोग लड़ाई बंद करो और घर जाकर अपनी माँ से कहना रसगुल्ले के लिए चाशनी तैयार रखे। मोहन शाम को घर पे चाशनी लेने आता है। अरे ये क्या, तुमने अभी तक चाशनी नहीं बनाई? क्या हुआ तुम्हें? अजी सुनते हो, मैंने कितनी बार आपसे कहा एक छोटा सा कूलर ही लगवा दो। इतनी गर्मी में रसोई में काम करना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए, मुझसे नहीं होगा। मजबूर होकर मोहन अपनी पत्नी के लिए कूलर ले आता है और उसकी पत्नी कूलर की ठंडी हवा में बैठकर खूब काम करती है। एक दिन जब बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी उसकी बेटी के हाथ से 10 रुपए का नोट उड़कर कूलर में फंस जाता है। लेकिन ये क्या, कूलर में से तो हजारों रुपए के नोट निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे, लगता है ये जादुई कूलर है। 10 की जगह 1000 रुपए, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। उनकी एक पड़ोसन वहाँ छुपकर ये सब देख रही थी। भाभी, एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। अगले दिन जब पड़ोसन शक्कर वापस देने जाने लगती है, तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इस शक्कर में कुछ नशे की दवा मिला दे, ये सब सो जाएंगे और फिर हम पैसों वाला कूलर ले उड़ेंगे। मोहन की पत्नी उस शक्कर से चाशनी बनाती है
जहरीली चाशनी की मिठाई खाकर गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं। मोहन भी बीमार हो जाता है। गांव वाले उसकी दुकान को बंद करवा देते हैं। बच्चों की माँ, हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारी दुकान बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे? आप फिक्र क्यों करते हो जी, हमारे पास पैसे देने वाला कूलर जो है। हाँ पापा, कूलर से तो पैसे मिलते रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बेशक हमारे पास ये जादुई कूलर है, लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत और लगन से पैसे कमाऊंगा और हमारा घर तो ईमानदारी और मेहनत के पैसे से ही चलेगा। एक रात जब मोहन और उसका परिवार सो रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन और उसकी सास कूलर चुराकर ले जाते हैं। वाह जी वाह, अब आएगा मजा, हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो दोनों कूलर में नोट डालती हैं, कूलर से आग बरसने लगती है। अरे ये क्या कर दिया पगली, तूने ठीक से इसमें नोट ही नहीं डाले होंगे, हाय मैं मर गई। उन दोनों की ये हालत देखकर कूलर से आवाज आती है, तुम दोनों सास बहू लालची हो, इसीलिए तुम्हें ये फल मिला है। दोनों सास बहू को सबक मिल चुका था। वो दोनों रातों रात जाकर कूलर मोहन के घर में लगा देती हैं और अगले दिन सुबह अपनी गलती मान लेती हैं। अब गांव वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और वो मोहन को उसकी दुकान खोलने देते हैं। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें MG रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है, ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए MG रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता, इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है।
तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे।